हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। पी ब्लॉक का हम लोग का चैप्टर चल रहा था और पी ब्लॉक के चैप्टर में हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आज पढ़ेंगे। तो हमने एक टेबल बना के रखा हुआ है और उस टेबल में आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्साइड्स के ये अलग अलग फार्मूले हैं, उनका नाम हम बताते हुए चलेंगे और कैसे वो मेथड ऑफ उनकी प्रिपरेशन कैसे ये लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, और साथ ही साथ उनका फिजिकल अपीयरेंस एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कैसा है नेचर ये भी बताएंगे आपको इसमें, और कुछ उनका ऑक्सीडेशन स्टेट और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनाते हुए आपको एक करके दिखाएंगे। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं उनको डील करके फिर आगे चला जाएगा हम लोग, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने आपसे कहा जो पहला हम लोग लेने चल रहे हैं N2O, पहला ऑक्साइड जो नाइट्रोजन का है वो N2O। ये आप अगर इस टेबल को देखना चाहते हैं तो ये एनसीईआरटी में बना हुआ है। आप एनसीईआरटी टेबल खोल लीजिए, उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सारी चीजें दी गई। हम एक तरफ से ले रहे हैं इसलिए इसको देख करके आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। N2O की बात करते हैं। अगर आप N2O का मतलब आप जानेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है ये नाइट्रस ऑक्साइड है। और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? बनाने के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए। हमने कहा ये अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप हीट कर दीजिए, हीट कर रहे हैं तो ये नाइट्रस एसिड यानी इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है। हीट करने पर डिहाइड्रेशन में वाटर रिमूव हो रहा है और नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड यहां बन गया। आप जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस गैस है और न्यूट्रल होता है और इसकी रिएक्टिविटी लो होती है, अनरिएक्टिव होता है। सीधे सीधे हम लोग का अनरिएक्टिव गैस होता है। और अगर इसी को हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका वो +1 होगा। भाई ध्यान रखिएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और नाइट्रस ऑक्साइड का अगर हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो यहां देखिए हमने दिखाया N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O हम लोग जो है ये सीधे सीधे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं भाई। ठीक, जिसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद इसको आगे भी बढ़ सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आप देखते हुए चलिए। तो हमने आपसे कहा कि यहां पे हमने आपसे कहा N डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O, ये अगर इसका रेजोनेंस दिखाएं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अगर आप इसको दिखाइए तो ये वाला बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट हो जाए, यहां N ट्रिपल बॉन्ड हो जाए N और सिंगल बॉन्ड O हो जाए, इस तरह का अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये शो कर सकता है तो ये बॉन्ड ये इंडिकेट करता है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये इंडिकेट करता है कि नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ 113 पिकोमीटर है और 119 पिकोमीटर है। इसका मतलब है कि इनके N और O के बीच में कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है और N और N के बीच में कुछ ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है, तभी इसकी बॉन्ड लेंथ देखिए कम हो गई और इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी आपको क्या दिखाई दे रही है? ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये सिंगल बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड की तरफ मूवमेंट करेगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ मूवमेंट करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब N और N के बीच में कुछ ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता होगा। इस वजह से ऐसी सिचुएशन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई। इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा जो है हमारा है NO। NO को हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ते हैं। NO को हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए आप क्या करिए? आप सोडियम नाइट्रेट लीजिए, सोडियम नाइट्राइट लीजिए, फेरस सल्फेट और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए तो आपका ये फेरिक सल्फेट बन रहा है, सोडियम बाइसल्फेट बन रहा है, 2H2O बन रहा है और 2NO का फॉर्मेशन हो रहा है। 2NO का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। NO के बारे में एक खास बात ये होती है, NO जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है। कैसे कहा आपने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल? NO जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है
8 इलेक्ट्रॉन का मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल अगर ऐड करेंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन हुआ। पेयरिंग के लिए आपको यहाँ पेयर कितने बन रहे हैं? 5, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहेंगे। और इसीलिए देखिए आपका यहाँ लिखा है कि ये रिएक्टिव होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की वजह से ये रिएक्टिव होता है, बाकी कलरलेस ये होता ही है, न्यूट्रल है, पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो ये कैसा नेचर शो करेगा? पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर रिएक्टिव है तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा? अनस्टेबल होगा। सीधी सीधी बात कह रहा है। और अगर इसका हम लोग देखें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 आएगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +2 आएगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड बना रहे हैं वो हमने दिखाया आपको, एक इस तरह से बॉन्ड दिखा दिया है। इन N और O के बीच में डबल बॉन्ड है, और इनकी बॉन्ड लेंथ चूंकि एक ही है तो इनकी बॉन्ड लेंथ जो है कितना हो सकती है? 115 पिकोमीटर यहाँ पे पाई जाती है। तीसरा हम लोग पढ़ने चल रहे हैं N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ठीक, N2O3 को पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ये ध्यान रखिएगा भाई इस चीज को। तो N2O3 को हम लोग प्रिपेयर करना है। आप सीधे सीधे देखिए NO को N2O4 के साथ रिएक्शन कराइए, तो N2O4 जो होता है वो क्या होता जानते हैं? N2O4 जो है ये डाइमर होता है NO2 का। तो अगर हम इसकी जगह या 2NO2 लिख दें, देखिए ध्यान से 2NO2 लिख दें, तो आप NO2 और NO2 को रिएक्शन कराइए, NO2 और NO का रिएक्शन कराएंगे तो 2N हो जाएगा और 3O हो जाएगा। देखिए N2O3 बन गया, तो 2NO + 2NO2 बना देंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा 2N2O3। ये सीधा बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये डाइमर होता है, इसका डाइमर होता है। तो यहाँ NO2 के फॉर्म में अगर है तो NO2 और NO का रिएक्शन करेंगे तो N2O3 सीधे सीधे दिखाई दे रहा है आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है ये भी ब्लू सॉलिड होता है, एसिडिक होता है, अनस्टेबल होता है इन गैसेस पे, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमेशा जो है गैस फेज में अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा? अनस्टेबल होगा। और अगर इसकी बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, N और M के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड जो है इधर तो है ही है ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड यहां से यहां भी आ सकता है। देखिए ये डबल बॉन्ड हमने इधर से इधर कर दिया, ये अभी कहां था? अभी यहां था, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आ गया। और यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि ये N और O के बीच में जो ये वाला NO है उसकी बॉन्ड लेंथ ये दिया गया है। यहाँ पे इनके N और ONO के बीच का एंगल जो है 130 डिग्री है, ON के बीच का एंगल 105 डिग्री है, NO के बीच का एंगल 117 डिग्री है। इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसका कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट +3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जिसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है NO2 के बारे में। NO2 को अगर आपको बनाना है तो लेड नाइट्रेट ले लीजिए और लेड नाइट्रेट को हीट करिए लगभग 673 केल्विन पे। 673 केल्विन पे लेड नाइट्रेट को हीट करिए तो आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन और NO2 और लेड ऑक्साइड सीधे सीधे मिल रहा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो Pb का तो ऑक्सीडेशन स्टेट वही आ रहा +2 ही, ठीक है भाई। और यहाँ पे जो NO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देख रहे होंगे तो NO2 यहाँ +4 है NO2 में, और नाइट्रेट में NO क्या है? +5। नाइट्रोजन का इसमें, तो अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो यानी ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? NO2 में +5 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बारे में भी देखिए, ये ब्राउन गैस होता है। ब्राउन का कारण है इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कोई भी कंपाउंड है या कोई भी सॉलिड है या कोई भी एलिमेंट होता है, अगर वो कलर है तो उसका कारण इसमें होता है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस। तो नाइट्रोजन NO2 भी के बारे में ये कहा जाता है
NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, इसलिए कैसा दिखाई देता है, ब्राउन कलर का। और ये एसिडिक है, एसिडिक होता है, अनस्टेबल होगा। हमने कहा ना NO2 जो होता है वो N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसे कूल कर दीजिए तो N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये डाइमेराइज हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी है, वाई NO2 इज डाइमेराइज। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया गया है वाई NO2 इज डाइमेराइज, तो अभी आपको क्वेश्चन के रूप में दिखाएंगे। NO2 डाइमेराइज इसलिए होता है क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है भाई। और ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा, यानी पेयर में इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो रिएक्टिव होगा। और ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। जिसने भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड होते हैं सब पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। इनका स्ट्रक्चर अभी हम लोग आपको दिखाएंगे NO2 का। अगर इनके स्ट्रक्चर को आप ऑब्जर्व करिए तो अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इसको हटा दे रहे हैं, इधर से ऊपर वाले सब हटा दे रहे हैं। अगर ऊपर वाले सब हटा दें तो हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको, ठीक है भाई। अगर इस चीज को देखें तो NO2 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से आता है, N सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। ये देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, ये एंगुलर शेप होता है इसका, एंगुलर शेप इसका होता है और इस तरह का स्ट्रक्चर ये पाया जाता है। अगर हम लोग नॉर्मली इसको ऑब्जर्व करें तो हम लोग कहते भी हैं इस चीज को कि इनके बीच का जो एंगल है 134 डिग्री होता है। और इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है, दोनों बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर होता है, 120 पिकोमीटर होता है, ठीक। अब इसके बाद जो है N2O4 को देखिए, N2O4 को हम लोग देखें तो N2O4 के बारे में कहा जाता है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। पढ़ेंगे क्या, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये है भाई। अगर हम इसकी बात करते हैं, हमने अभी आपसे कहा N2O4 जो एग्जिस्ट करता, देखिए यहां दिखाया है N2O4, तो 2NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, इसे कूल किया तो N2O4 का फॉर्मेशन हो रहा है। और साथ ही साथ अगर इसे हीट कर दीजिए फिर NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम। और ये कलरलेस सॉलिड है ही है, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, एसिडिक इन नेचर होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें, इसका N2O4 का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो N2O4 के स्ट्रक्चर में हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर आप उसमें देखिएगा बुक में, N O O O और O, ये इसका स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 175 पिकोमीटर ये है। और साथ ही साथ N और O की जो बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर। और ये इनका एंगल जो होगा 135 डिग्री होगा। और ये प्लानर होंगे भाई, एक ही प्लेन में ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी चीजें निकल के आ रहे हैं उनको समझने का प्रयास करिए बस। बाकी स्ट्रक्चर पूछा भी जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद लास्ट है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। आप इसे क्या करते हैं, HNO3 की सहायता से P4O10 के साथ रिएक्शन कराते हैं, P4 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ये आपका बन रहा है HPO3। ये क्या बन रहा है, HPO3। इसे हम लोग कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड कह रहे हैं। और ये कलरलेस सॉलिड होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, अनस्टेबल इन गैस फॉर्म में होता है। अगर आप इसे सॉलिड स्टेट में एडजस्ट कराइए N2O5 को, तो एक कैटायनिक स्पीसीज के रूप में यानी NO2 प्लस और एक एनायनिक स्पीसीज के रूप में यानी NO3 माइनस के रूप में ये एग्जिस्ट करता है। और इसका स्ट्रक्चर आप देखिए लगभग ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बीच में एक O आ गया है, बस यही अंतर आपको दिखाई दे रहा है। बाकी सारी चीजें आपको नॉर्मली ऑब्जर्व हो रही है, इसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं।
इन सब का लुईस डॉट सिंबल आप बना भी सकते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है आपका इसको देख करके। और नॉर्मली ये भी जो है सारे ऑक्साइड जो है प्लानर होते हैं भाई, ये भी प्लानर है, ये भी क्या है, प्लानर स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उनको भी डिस्कस करते हैं और उनको समझने का प्रयास हमने ये है। और एक क्वेश्चन तो ये है, व्हाट इज कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, इन N2O5। तो NO2 को पहले देखते हैं। NO2 के बारे में कहा जाता है, NO2 क्या होता है, NO2 जो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है भाई, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अगर ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, इसको नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे कैसे, देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 और 5 वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जोड़ है भाई। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो 6 2 जा 12 हो गया, 12 हो गया। और ये कितना हो गया, 5। और ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। और आपको मालूम है हर इलेक्ट्रॉन ये चाहता है वो पेयर होना, हर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना चाहता है, ये आपको मालूम है। तो पेयर्ड होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पेयर्ड होने के लिए उसे कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे मॉलिक्यूल से जोड़ना पड़ेगा जिससे कि वो उसका ऑड इलेक्ट्रॉन वो पेयर्ड हो जाए। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की वजह से ये क्या करता है, डाइमेराइज होता है। देखिए NO2 ये क्या हो जाएगा, N2O4 हो जाएगा, N2O4 हो जाएगा। ठीक, आपने इसको छोड़ दिया ऐसे, तो N2O4 हो जाएगा। अब देखिए इसी का डाइमर हो गया ना, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 34, यानी ये हो गया इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया। और जब इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। और ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है इसलिए अनस्टेबल हो गया। बहुत बेसिक चीज है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है कि जो N2O5 है उसमें नाइट्रोजन की कोवैलेंसी, कोवैलेंसी का मतलब नाइट्रोजन कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप यही तो दिखाए हैं, N एक डबल बॉन्ड एक जगह, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक जगह, एक सिंगल बॉन्ड, ऐसा ही तो है। तो एक नाइट्रोजन कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बना सकता है नाइट्रोजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ये बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड कितना बनाया ये 4। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसको आपने सुना भी होगा, N2O जो होता है ये लाफिंग गैस होता है, लाफिंग गैस। अगर आपने हाउसफुल मूवी देखी होगी, हाउसफुल मूवी में आप देखिए जो एसी वाले कंटेनर में N2O सिलेंडर को ही वो लोग फिल करते हैं और उसके बाद पूरे जो है एटमॉस्फेयर में आप देखते हैं क्या कि लाफिंग गैस प्रोड्यूस होता है। और लाफिंग गैस प्रोड्यूस होने की वजह से लोग हंसना शुरू कर देते हैं, ठीक है। काजेज हिस्टेरिकल लाफिंग, काजेज हिस्टेरिकल लाफिंग N2 gas when inhaled in minor quantity, थोड़ा सा भी अगर आप इसको लेते हैं तो ये क्या करता है, आपको जो है हंसने के लिए अपने आप आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक कर रहा है। माइंड आपका इस हिसाब से सोचना समझने की क्षमता रखने लगता है कि फिर आपको हंसी, आप ना चाहते हुए भी हंसना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसका जो यूज होता है, यूज्ड एज
प्रोपोलेंट्स, प्रोपोलेंट्स के रूप में भी यूज होता है। रॉकेट प्रोपोलेंट्स जैसे होते हैं, आप जानते हैं, यूज्ड इन वेव्ड आइसक्रीम। वेव्ड आइसक्रीम जो आपकी होती है उसमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हैव नो टेस्ट। N2O के बारे में कहा जाता है इट हैज नो टेस्ट, टेस्ट नहीं होता है। इसको बाइंड करने के लिए, बाइंड पर्पस के लिए वहां पे यूज किया जाता है। कोई टेस्ट नहीं होता और नॉन टॉक्सिक होता है, इसलिए नॉर्मली वहां पे इस्तेमाल इसको हम लोग कर सकते हैं। NO के बारे में कहा जाता है, NO के बारे में यह भी कहा जाता है कि वेरी रिएक्टिव होता है। और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ये वेरी रिएक्टिव होता है। और रिएक्टिव होने के अलावा, ठीक है भाई, अकर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, अकर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये थोड़ा बहुत अमाउंट जो है पाया जाता है। बायोलॉजिकल सिस्टम, अकर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम इन ट्रेसेस, in traces, act as neurotransmitter, act as, ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में इस्तेमाल करता है। न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में इस्तेमाल होता है और ये प्लेज ए सिग्निफिकेंट और रोल, बीपी को कंट्रोल करने में इसका इस्तेमाल होता है। सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग बीपी, कंट्रोलिंग बीपी। ये जानते हैं यनो का इस्तेमाल जो है हम लोग यहां पे भी यूज करते हैं। बीपी को कंट्रोल करने में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ये ब्लड वेसल्स को क्या करता है, रिलैक्स करने का काम करता है। बाय रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स, बाय रिलैक्सिंग, यानी एनो जो है ये नॉर्मली यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एनो की सहायता से बीपी को भी हम लोग कंट्रोल करते हैं बाय ब्लड वेसल्स, जहां जिससे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसको रिलैक्स करके। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है भाई, ये ध्यान रखिएगा। आपको मालूम है जैसे आप कोल है, आयल है, ठीक, कोल है, आयल है, ठीक, इनकी बर्निंग करते हैं, बर्निंग करके इन पावर स्टेशन, पावर स्टेशन में इनकी बर्निंग करते हैं, या ऑटोमोबाइल इंजन में इनका जो है, अगर आप इनका जो है बर्निंग करते हैं तो यहां से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इमिट करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इमिटेड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यहां से इमिट करते हैं। और जानते हैं जो ये आपका एसिड रेन और फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग एंड एसिड रेन, responsible for photochemical smog and acid rain। जो लिक्विड N2O4 है, देखिए, यानी यहां पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलेंगे
और रेन के साथ, रेन वाटर के साथ ये नीचे आएंगे तो किस रूप में आएंगे? एसिड के रूप में आते हैं। और ये ऑक्साइड जो है स्मॉग भी क्रिएट करता है। जो लिक्विड N2O4 है ये ऑक्सीडाइजर का काम करता है, ये ऑक्सीडाइजर का काम करता है। और फॉर रॉकेट प्रोपेलेंट, फॉर रॉकेट प्रोपेलेंट्स, रॉकेट प्रोपेलेंट्स के लिए ऑक्सीडाइजर का काम करता है। इन मिसाइल एंड स्पेस व्हीकल्स, इन मिसाइल एंड स्पेस व्हीकल्स। तो ये कुछ ऑक्साइड्स के बारे में है। तो ऑक्साइड्स को आप डिटेल थोड़ा सा पढ़ डालिएगा, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे तो जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे वो लगभग इसमें आपको दिखाई देंगे। बाकी चीजें तो है ही है, पी ब्लॉक हमने आपको बताया ही, थ्योरेटिकल चैप्टर है। कुछ उसी में इंटरेस्ट लेने के लिए, इंटरेस्ट लाने के लिए बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें, ऐसे क्वेश्चंस बताते रहेंगे जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होता रहे, थोड़ा आप उसमें इन्वॉल्व होते रहे। ठीक है भाई, तो ये कुछ ऑक्साइड्स के बारे में थे। आज जो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन की बात अगर हम लोग यहाँ पे करें तो अब जो एसिड्स पहले होता क्या है ये भी जान लीजिए कि नाइट्रोजन है तो ऐसे एसिड्स जिसमें NOH बॉन्ड पाया जाएगा, जिसमें NOH यानी एलिमेंट और OH का बॉन्ड पाया जाएगा, उसे हम लोग ऑक्सो एसिड्स कहेंगे। और कंडीशन क्या है, ये वाला पोर्शन जो है वो आयोनाइजेबल भी होना चाहिए, ये आयोनाइजेबल भी होना चाहिए। NOH बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये आयोनाइजेबल भी आपका होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो जो ऑक्सो एसिड्स हम लोग ले रहे हैं उसमें तमाम आपको एसिड पढ़ना है, लेकिन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स है जिनको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे वो है HNO3 भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होने के बाद साथ साथ कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर ये आपस में रिएक्शन कर लें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर लें तो वो बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर पे होता है। तो आप देखिए हमने ये मान लिया कि यहाँ पे जो है ये आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये आपका जो है क्या हुआ, ये एटमॉस्फेयर। थोड़ा बात समझिएगा, ये एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक, आप देखते हैं एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, लाइटनिंग प्रोड्यूसेस इन एटमॉस्फेयर, लाइटनिंग प्रोड्यूसेस, बारिश के मौसम में आपको अनुभव होगा, एटमॉस्फेयर लाइटनिंग जो है ये एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस करती है। आपको मालूम है जब लाइटनिंग होती है वो टेम्परेचर लगभग पहुंचा देती, क्या टेम्परेचर को रीच अबाउट 2000 केल्विन, इसके रेंज के अबाउट जो है टेम्परेचर पहुंच जाता है जब लाइटनिंग होती, बहुत तेज लाइट जब प्रोड्यूस होती है। और आप जानते हैं ये जब इतना टेम्परेचर जब प्रोड्यूस होता है तो N और O आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, NO, N और O आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, NO। और यही NO जो है ये कन्वर्ट होता है, यही NO एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में NO2 में और फिर NO3 माइनस यानी नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक, और आपको मालूम है यही जब रेनफॉल होगा, ड्यूरिंग रेनफॉल, ड्यूरिंग रेनफॉल आपको ये ऑक्साइड जो होते हैं, दीज ऑक्साइड्स विथ वाटर रीच अप टू प्लांट,
रीच अप टू प्लांट। ठीक, और आपको मालूम है जैसे ही ये प्लांट के ऊपर गिरते हैं, प्लांट्स जो हैं वो लुक्स लाइक ग्रीन, यानी आपको ग्रीनरी दिखाई देती है, ग्रीनरी आपको दिखाई देती है आपके आसपास। बारिश में गांव में आप देखते हैं कि बारिश के समय जब आसपास जो है खेत खलिहान भरे रहते हैं, बारिश के समय वो खूब हरे हरे दिखाई देने लगते हैं। उसका कारण क्या होता है कि तमाम गाड़ियां, तमाम जो है ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है, अगर वहां पे लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है, ये सब जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में NO में, फिर NO, NO2, NO3 में कन्वर्ट होता है, और ये वाटर के साथ आकर के प्लांट में एब्जॉर्ब होते हैं, और प्लांट में एब्जॉर्ब होने की वजह से जो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन मिल रहा है, और इस वजह से पूरा का पूरा आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा दिखाई देता है? ग्रीन कलर का दिखाई देता, पूरा आपको आसपास ग्रीनरी दिखाई देती, बहुत अच्छा आपको लगता भी है। उस समय आपको लगता है कि बहुत खूबसूरत जो है आसपास का एनवायरनमेंट है। तो उसका कारण क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ही है। जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन किसी न किसी माध्यम से निकल रहे हैं, वो ही रेस्पॉन्सिबल है इस सब के लिए। मेथड देखते हैं। लैब मेथड किसके लिए है? HNO3 के। HNO3 की बात करते हैं। ठीक, चाहे सोडियम या पोटेशियम का नाइट्रेट ले लीजिए। ठीक, आप चाहे तो सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट को ले लीजिए, ट्रीटेड विथ इसके साथ कंसंट्रेट H2SO4। ठीक, सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट की जब भी आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है नाइट्रिक एसिड। देखिए NaNO3 और प्लस H2SO4, कंसंट्रेट आपने कहा ही है। अब आप जानते हैं लगभग जो है 423 to 475 केल्विन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, NaHSO4 यहां से आपको मिल गया। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +5, नाइट्रोजन +5 है, तो रिएक्शन जो हो रहा है देखिए यहां पे जो बनेगा HNO3 तो बनेगा। HNO3 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। यही नाइट्रोजन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है। पहला जो है, पहले स्टेप में करते हैं हम लोग क्या? हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। किसका? अमोनिया। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, तो सीधे सीधे आपका जो है ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये रिएक्शन भी हम लोग कई बार पढ़े हैं। 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस गिव्स क्या देता है? केमिकल काइनेटिक्स में भी रिएक्शन लिया, 4NO गैस और प्लस 6H2O लिक्विड, ये फॉर्मेशन होता है। अगर आपको मालूम है इसमें जो कैटलिस्ट देते हैं प्लैटिनम रोडियम, चाहे प्लेटफॉर्म लीजिए, इनका गेज समझ रहे हैं ना? जैसे आपके लैब में वायर गेज होता है, वायर गेज सुना होगा, जिस पे रख करके आप जो है गर्म करते हैं किसी चीज को। ये है आपके लैब में इस तरह से बना होगा, लैब में मिल रहता है वायर गेज, ऐसे बना रहता है, जिस पे रख करके आप किसी भी लिक्विड को बॉयल करते हैं। तो प्लैटिनम या रोडियम का गेज लेते हैं और लगभग टेम्परेचर 500 केल्विन तक करते हैं, 500 केल्विन, और प्रेशर जो है 9 बार के अप्रोक्सीमेट। तब इसका ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का,
और अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NO में। और NO में N का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और नाइट्रोजन का -3, ये ध्यान रखें। तो NH3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है NO में, यहां सीधा सीधा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर यही जो NO है, क्योंकि अब तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ना, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, तो यही NO NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही NO जो है NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ NO फिर से हो जाएगा NO टू NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका NO लिया गया था वो NO आपका सीधे सीधे जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो कन्वर्ट हो जाएगा टू NO2। ठीक, अब ये आपको मिल गया, NO2 गैस मिल गया। ये भी तो रिएक्टिव होता और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ये तुरंत इसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, किससे, वाटर की सहायता से। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस हम लोग करा दें, हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें वाटर की सहायता से, तो आप जानते हैं NO2 गैस को आप क्या करेंगे, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर तो गिव, क्या देगा यहां पे, नाइट्रिक एसिड देगा। ठीक है भाई, NO2 और प्लस H2O लिक्विड। इस रिएक्शन के बारे में भी देखिएगा ध्यान से। अब बन जा रहा है HNO3 और प्लस NO, HNO3 प्लस NO। ठीक है, ये NO गैस के रूप में है। इस रिएक्शन की खासियत देखिए, इस रिएक्शन की खासियत अब समझिए। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, +2। तो आपको मालूम है ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और जिसमें एक ही एलिमेंट रिडक्शन शो कर रहा है। दैट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका मतलब है ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। और ये भी ऑब्जर्व किया जाता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन है, मेजॉरिटी ऑफ ऑक्साइड्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट्स के कांट shows change in ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट अधिकतर रिएक्शन में नहीं होता है, लेकिन जिसमें होता है तो वहां कैसी रिएक्शन हो जाएगी, वहां पे डिस्प्रपोर्शियो। ये लगभग अप्रॉक्सीमेट कितने में होता है, 90% रिएक्शन में यही चीज होती है, लेकिन 10% में आपको ये चीज भी मिलेगी। ये ऑक्साइड्स की अगर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन प्रोसीड करता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी मेजॉरिटी ऑफ ऑक्साइड की अगर आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होता है, लेकिन वो भी 90% रिएक्शन की हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 10% में चेंज होता है, वो 10% में ये रिएक्शन आपका कंसीडर्ड होता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ नाइट्रिक एसिड मिल गया। अब आप देखिए जो नाइट्रिक एसिड है उसके कंसंट्रेशन को हम लोग बढ़ा सकते। हमने आपसे कहा जो रिएक्शन में NO फॉर्म हो रहा है, NO इज फॉर्म, NO फॉर्म हो रहा है, तो जो NO फॉर्म है वो रिसाइकिल्ड होता है, विच इज रिसाइकिल। फिर रिसाइकिल अगर होगा तो रिसाइकिल में क्या, NO, NO2, NO2, HNO3।
यही तो हो रहा है, रिसाइकिल यही होगा, यही रिसाइकिल होगा। NO जो बन रहा है वो NO2 में फिर कन्वर्ट हो और NO2 से जो है फिर HNO3 में कन्वर्ट हो, तो हम लोग कह सकते हैं एक्वस HNO3 कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। ठीक है, एक्वस HNO3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, ठीक, और बाय डिस्टिलेशन अप टू, जो कंसंट्रेटेड रहता है वो 68% बाई मास होता है, 68% बाई मास। तो NO जो फॉर्म होगा वो NO2 के रूप में फिर कन्वर्ट हो, HNO3 में कन्वर्ट हो जाए, और इस तरह से जो है आपका जो HNO3 है वो 68% बाई मास के रूप में आपको HNO3 यानी पानी, ठीक है, इसे कंसंट्रेट HNO3 में कन्वर्ट करना चाहें, कंसंट्रेट HNO3 में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको कंसंट्रेट H2SO4 से पास करें। कंसंट्रेट H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन प्रोसीड करेगा, डिहाइड्रेशन प्रोसीड करेगा, डिहाइड्रेशन ये प्रोसीड करेगा और इस तरह से डाइल्यूट HNO3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कंसंट्रेट HNO। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ HNO3 की प्रॉपर्टी अगर प्योर फॉर्म में है तो ये कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है प्योर फॉर्म। अगर ये प्योर फॉर्म में है तो कलरलेस लिक्विड है, ये ध्यान रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होता है वो लगभग 355.6 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट लगभग 231, 231.4 केल्विन। ये NO2 आप जानते हैं NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल अगर HNO3 के साथ प्रेजेंट है तो ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कलर शो करेगा, और इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 ये क्या कहलाता है, मतलब कैसा कलर बिहेवियर शो करता है? ठीक, येलो कलर। और NO2 जो है प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी, NO2 जो है प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी के रूप में यहां पे रहता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे HNO3 के साथ अगर NO2 रहे, NO2 दोनों को हम लोग मिला करके पढ़ते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं, और ये कैसा कलर दिखाई देगा? येलो होगा, येलो कलर में होगा, ठीक है। लैब में आप इसको देखते हैं, लैब में ये दिखाई देता है आपको येलो इन कलर, येलो इन कलर होता है। यानी अगर आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ये डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करने के बाद HNO3 क्या देता है? NO2 देता है, और NO2 देने की वजह से ये कैसा कलर शो करने लगता है? येलो कलर शो करने लगता है। ये आप जानते हैं एसिड है भी, तो ये कोरोसिव एक्शन, यानी ये चिरचिराना नहीं होता शरीर पे, कोरोसिव एक्शन प्रोड्यूस करता है, कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन। प्रोड्यूसेस, छाले जैसे प्रोड्यूस हो जाता है, पेनफुल ब्लिस्टर्स, फफोलेदार जैसे होता नहीं, फफोले पड़ जाना, पेनफुल ब्लिस्टर्स क्रिएट करता है। जैसे आपके हाथों पर गिर जाए तो आपके हाथों पे छाले दिखाई देने लगेंगे। जितने भी एसिड होते हैं उनके साथ ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो AU और कौन होता है? PT। ये ध्यान रखिएगा, AU और PT इन पर ये अटैक नहीं करता। बाकी HNO3 अटैक्स ऑन ऑल मेटल्स
एंड फॉर्म ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड फॉर्म्स ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ये ध्यान रखिएगा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। HNO3 जो है हर मेटल पे अटैक करता है और तमाम तरह का जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है ये कुछ बातों पे डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स अपॉन। जैसे पहला नेचर ऑफ मेटल, कौन सा मेटल लिया है आपने, क्योंकि एसिड है और एसिड में हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली सीरीज के मेंबर है कि हाइड्रोजन से नीचे वाली सीरीज के मेंबर है, ये ध्यान रखना है आपको। तो नेचर ऑफ मेटल हो गया। फिर उसके बाद दूसरा है कि आपने जो एसिड लिया है उसका कंसंट्रेशन क्या है, डाइल्यूट है कि कंसंट्रेट है, इस बात पे भी प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तीसरा है टेम्परेचर, जो रिएक्शन हो रहा है भाई, चूंकि रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगी या तो एंडोथर्मिक होगी, तो एक्सो और एंडोथर्मिक को बेस मान करके आपको टेम्परेचर भी ऐसा प्रिस्क्राइब करना है या ऐसा यूज करना है जो रिएक्शन को फेवर कर सके। ऐसा नहीं आप कोई भी टेम्परेचर ले लीजिए और पता चला रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और आपने टेम्परेचर हाई कर दिया, तो प्रोडक्ट बनने की जगह वो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा और फिर से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होगा भाई। ठीक है भाई, तो ये 3 कंडीशन है जिन पर प्रोडक्ट जो है ये डिपेंड करेगा। तो आइए पहला देखते हैं। पहला है मेटल दैट आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, मेटल्स that are more electropositive than hydrogen। सॉरी, ठीक। अब आप इसमें कह रहे हैं जो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव हो, तो आपको अगर याद हो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर माइनस वाले हैं, हाइड्रोजन से नीचे प्लस वाले हैं, क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो जिनकी इनर्ट वैल्यू माइनस में है वो सब हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, और जिनकी इनर्ट वैल्यू प्लस में है वो सब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो 2 तो क्राइटेरिया आपने निकाल ही लिया, एक ज्यादा रिएक्टिव और एक कम रिएक्टिव। तो इन्हीं के आधार पे हम लोग ऑब्जर्व भी करेंगे। जैसे देखिए, दैट इज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक, लेड, मैग्नीज एक्सेट्रा, ये सब हैं। और आपके यहां इसी का रिएक्शन दिया गया है जिंक वाला, बाकी आप वैसे ही रिएक्शन सबका ऑब्जर्व करें। हाइड्रोजन रिलीजेस नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट मतलब जो रिएक्शन में प्रोड्यूस हो तुरंत भाई, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन रिलीजेस, ठीक, रिलीजेस विच फर्दर रिड्यूसेस HNO3, विच रिड्यूसेस HNO3। जैसे देखिए मेटल है, 2HNO3 है, तो क्या बनेगा यहां पे, मेटल नाइट्रेट तो बन जाएगा, ये फिक्स है। मेटल नाइट्रेट बन गया, और मेटल नाइट्रेट के अलावा आपका यहां हाइड्रोजन भी निकलेगा। नेसेंट हाइड्रोजन इसी को कहते हैं भाई, एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन जो रिएक्शन में तुरंत प्रोड्यूस हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। और यही HNO3 का रिडक्शन करेगा। अब देखिए HHO, H2O का फॉर्मेशन कर, HHO, यहां रिडक्शन प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये रिडक्शन प्रोडक्ट जो है इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा भाई, रिडक्शन प्रोडक्ट और प्लस H2O, यही रिएक्शन, ठीक। इसी को
इसी का कंबाइन जो होगा नेट रिएक्शन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि प्रिंसिपल प्रोडक्ट कौन बन सकता है और एसिड का कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए। तो अगर कंसंट्रेट एसिड लेंगे तो उसमें प्रिंसिपल प्रोडक्ट जो होगा NO2 बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो उसमें N2O बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। और अगर वेरी डाइल्यूट एसिड लेंगे तो उसमें क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और हम इसको समझाने के लिए आपको जिंक से ही लेकर चलते हैं, ठीक, जिंक को ही लेकर चलते हैं। तो आइए देखिए, पहला इसमें देखते हैं विथ कंसंट्रेट HNO3, ठीक, विथ कंसंट्रेट HNO3 ले रहे हैं। और यहां पे हम जिंक का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, जिंक का। तो ध्यान दीजिएगा, जिंक प्लस रिएक्शन अभी दिखाया था जनरल रिएक्शन, 2HNO3 कंसंट्रेट हो गया, ये कंसंट्रेट हो गया तो जिंक नाइट्रेट बनाएगा। और जिंक नाइट्रेट तो बन ही गया भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और +2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बन गया। अब अगर इसी रिएक्शन को आप ध्यान दीजिए, फिर HNO3 आपने लिया और HNO3 लेने के बाद आप हाइड्रोजन ले रहे हैं। और हाइड्रोजन लेने के बाद प्रोडक्ट आपका कौन बनना है, कंसंट्रेट के साथ NO2, फिक्स है, NO2 बनना है, NO2 लिख दीजिए। NO2 निकल गया, अब बाकी बच गया क्या, H2O। ये रिएक्शन हो गया, सीधे सीधे रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और नेट रिएक्शन आपका आ जाएगा जिंक प्लस 4HNO3 कंसंट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट और +2NO2 और +2H2। ये रिएक्शन हो गया, ये आपका रिएक्शन हो गया, ये ध्यान रखिएगा नेट रिएक्शन। तो सिर्फ आपको समझना क्या है, कंसंट्रेट के साथ NO2 बनाना, बाकी बैलेंस आप कर ही लेंगे, बैलेंस करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए डाइल्यूट के साथ, विथ डाइल्यूट HNO3 फिक्स है, ध्यान दीजिएगा। तो जिंक प्लस 2HNO3, ये तो फिक्स है कि जिंक अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो वो नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा, ये फिक्स है। तो ZnNO3 का होल ट्वाइस और +2H, यहां पर भी रिड्यूस होगा, वैसे ये रिएक्शन में कोई अंतर नहीं आएगा भाई। अब आपको यहाँ पे 2HNO3 लेना है और साथ ही साथ हाइड्रोजन लेना है। तो यहाँ पे बनाना क्या है, N2O का बनाना फॉर्मेशन, N2O का फॉर्मेशन होगा। अब N2O जब बन जाएगा तो अब देखिए नाइट्रोजन बैलेंस आपका नहीं हो रहा, नाइट्रोजन यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है। और N2O बन जाए और ऑक्सीजन को बैलेंस करना ही है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम इसको ले लें कितना, H2O। अब ऑक्सीजन को, अब इसको ध्यान दीजिएगा, N यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो आपके पास कितना आ रहा है, 2 3 6 और यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक। तो हमें 6 चाहिए, एक वो हो तो ये फिक्स है, यही 5H2O कर दे, 5H2O कर दे, हमारा वो बैलेंस हो गया। अगर वो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन देख लीजिए 5 गुना 10 इधर आ रहा है, 2 3 है, यानी से 8H कर दे। अब 10 हाइड्रोजन भी हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ अब इस इक्वेशन में आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ने पर 4 2 जा ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बन जाएगा 4Zn प्लस, अब 4 गुना 8 हो जाएगा, 8 तो 10 HNO3 डाइल्यूट गिव्स 4ZnNO3 और प्लस N2O और प्लस 5H2। ये रिएक्शन हो गया इसका, देखिए
वेरी डाइल्यूट के केस में भी आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस यहां पे बनना क्या, अमोनियम नाइट्रेट। देखिए अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होना है। अगर अमोनियम नाइट्रेट तो यूजिंग, तीसरा है यूजिंग वेरी डाइल्यूट HNO3। अब भाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सब में चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन भी सब में चेंज हो रहा है। तो अगर हम लोग इसी को ध्यान दें तो पहला रिएक्शन तो फिक्स ही है, 2HNO3 जिंक नाइट्रेट और प्लस 2H, ये फिक्स है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर इसी चीज को आप ऑब्जर्व करिए तो आप दिखा सकते हैं HNO3 प्लस H बनाना क्या है आपको, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट यानी अमोनिया चाहिए, अमोनिया तो है नहीं, अमोनिया तो अभी कहीं नहीं बनना, तो आपको इसकी सहायता से अमोनिया दिखाना है। तो यहां दिमाग में बैठा लीजिए एक अमोनिया बनना है, पहले अमोनिया बनना है। इसी अमोनिया को अब आप क्या करिए, बैलेंस करना है। तो अमोनिया ले लिया हमने, यहाँ H2O ले लिया, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है ना, H2O ले लिया। अब 3 दूना 6, 3 9 हो रहा है, एक यहाँ 8H कर दिया, ये हो। अब अमोनिया बन गया तो अमोनिया का कंज्यूम कर दीजिए, अमोनिया नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो जाएगा। NH4 NH3 प्लस HNO3। अब देखिए अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया, ये अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया। वो याद है तो रिएक्शन बताने में आपको असुविधा नहीं होगी, ये जान लीजिए। अगर आपने प्रिंसिपल प्रोडक्ट आपको याद कर लिया तो फिर रिएक्शन में आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। तीनों रिएक्शन हमने यहाँ पे जिंक का लेकर के बताया है आपको, सारे मेटल के साथ यही सिचुएशन है। इसमें ये वाला यूज होगा। HNO3 की कंसंट्रेशन को अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर कंसंट्रेट HNO3 लेंगे तो जो आपका कंपाउंड बनेगा रिडक्शन प्रोडक्ट वो NO2 रहेगा। भाई रिडक्शन प्रोडक्ट का मतलब N का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, तो यहाँ पे N का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो जो रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा +2 और +4 का ही दिखाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम कॉपर का एग्जांपल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। यूजिंग कॉपर, पहला है विथ कंसंट्रेट HNO3, ठीक। तो अब देखिए पहला काम तो HNO3 ये कन्वर्ट होगा, HNO3 किसमें कन्वर्ट होगा, नेसेंट ऑक्सीजन हो ही गया, H2O हो ही गया, H2O आ रहा तो इसको 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और आपका सीधे सीधे NO2 का कंसंट्रेट के साथ क्या बनाएगा, NO2 का फॉर्मेशन करेगा, ये हो गया। अब कॉपर ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, नेसेंट ऑक्सीजन ले लीजिए, ये हो गया। तो कॉपर है, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा ही, कॉपर की वैलेंसी 2 होती ही है, कॉपर नाइट्रेट हो गया। इसका इसको भी 2HNO3 करना पड़ेगा और उसके बाद जो है NO3 तो निकल गया, 2H और O मिलकर H2O बना देगा और इसको ऐड करिए, ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो कॉपर प्लस 4HNO3 गिव्स 2 होगा। कॉपर नाइट्रेट प्लस 2NO2 और प्लस 2H2, ये आपका सीधा सीधा रिएक्शन हो गया। अब यही हम दिखा देना है विथ डाइल्यूट के साथ। डाइल्यूट के साथ हम दिखा रहे हैं तो रिएक्शन देखिएगा, वही चीज 2HNO3 ये कन्वर्ट होगा, डाइल्यूट के साथ क्या बन रहा है, NO। 2HNO3 नहीं ले रहे पहले से ही, NO बन जा रहा है और प्लस H2O और प्लस O, यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये 2 कर दिया। अब बैलेंस आपका हो गया होगा, देखिए 2 2 4,
ऑक्सीजन जो है कम होगा। तो ऑक्सीजन अगर कम हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करना, तो ये 3O हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3O। अब बैलेंस देख रहे हैं ना, यानी अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं तो HNO3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब बाकी वो रिएक्शन कर लीजिए, कॉपर हो गया, HNO3 हो गया और प्लस O हो गया, तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही, कॉपर नाइट्रेट बनेगा ही। और इसके अलावा जो है आपका क्या बन जाएगा, इसके अलावा H2O तो आपने बताया ही, H2O भी बन जाएगा। 2 कर दे इसको, 2 ये हो जाएगा। अगर आप इसी को सीधे सीधे जो है रिएक्शन कंप्लीट करिए तो आप इसको क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये 3 दूना 6, 2 8, 8 HNO3 हो जाएगा, ये 3O कैंसिल हो जाएगा, और कॉपर 3 दूना 6 और 6 2 8, 8 HNO3 ये हो गया, गिब्स कॉपर नाइट्रेट 3 मॉलिक्यूल हो गया और प्लस 2NO हो गया और प्लस 3 और 1 4 H2O हो गया। ये रिएक्शन आपका जो है इस तरह से ये देखिए कंप्लीट हुआ। मतलब आपको अगर ये वाला चार्ट मालूम है तो रिएक्शन को बताने में आपको ज्यादा असुविधा नहीं होगी। आपको मालूम है, हमने बताया था HNO3 जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, HNO3 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो इसका मतलब है ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये जो है नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ये ध्यान रखना है आप, ठीक। अगर हम लोग इसी को ध्यान दें तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं 2HNO3, अगर ये कंसंट्रेट है 2HNO3 कंसंट्रेट है तो आपको मालूम है 2NO2 बनाता है और प्लस H2O और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और अगर डाइल्यूट है तो ये आपको बनाता है 2NO प्लस H2O और प्लस 3O। ये सीधा सीधा है। तो एक आध रिएक्शन हम दिखा दे रहे हैं, बाकी आप करिए, ठीक। तो आइए सल्फर का देखते हैं। इस सल्फर को जो है एग्जाम्पल देखिए, सल्फर को ये H2SO4 में कन्वर्ट करता है, R(S8) इंटू H2SO, ठीक। तो पहले ये सल्फर का दिखाते हैं तो उसी में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 2HNO3, ठीक, 2HNO3 ले रहे हैं और हम लोग जो है कंसंट्रेट H2SO4 HNO3 ले रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा 2NO2 और प्लस H2, ये बना रहा है H2SO4। सल्फर H2O ऑक्सीडेशन अगर शो करेगा तो H2SO4 का फॉर्मेशन कन्वर्ट करेगा। भाई सल्फर ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड का फिर से वाटर से रिएक्शन करेंगे तो सल्फर ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 बनेगा, फिर SO3 के वाटर से रिएक्शन करेंगे H2SO4 बन जाता है। ये सीधा सीधा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर इसी को देखें तो हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए, नेसेंट ऑक्सीजन हमें 3O चाहिए, ये हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करने से पहले कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3O कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा सल्फर प्लस 6HNO3 प्लस H2O। देखिए यहाँ पे 3 H2O यहाँ आ रहा है ना, 3 H2O आ रहा है, यहाँ 1 H2O, तो H2O कैंसिल कर दे रहे हैं,
H2O को कैंसिल कर दे रहे हैं और बचेगा कितना, H2SO4 तो बन ही रहा है, एक मॉलिक्यूल, और साथ ही साथ 3 × 6 NO2 बन जा रहा है, और प्लस 2 H2, एक H2O कम हो गया यहाँ पे, एक H2O इधर वाला कम कर दिया है, तो ये बन गया। अब बैलेंस है, देख लीजिए सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस होगा, सब बैलेंस 4, 6 × 12, 12 4 16 2 18, सही। ठीक है भाई, तो अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे सीधा सीधा जो है आपका कंप्लीट हो जा रहा है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम यहीं पे S8 ले लें, ध्यान दीजिएगा, तो 1/8 कर दें, ठीक है, 1/8 कर देंगे, और यहाँ पे 1/8 S8 करके लिख सकते हैं रिएक्शन, ठीक। अब अगर आप S8 लिखना चाहते हैं तो यही रिएक्शन आपका हो जाएगा, S8 + 48 HNO3, सब में कितने से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाइड बाई 8, तो आपका आ जाएगा गिव्स 8 H2SO4, 48 NO2 और 16 H2, ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक। ट्राई योरसेल्फ। पहला, कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन होता है फास्फोरिक एसिड, P4 का ऑक्सीडेशन होगा H3PO4, और तीसरा आयोडीन का आयोडिक एसिड, ये आपका होमवर्क है। बाकी की बातें जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा, काफी बड़ा चैप्टर भी है, हमने बार बार आपसे कहा, तो आप पढ़ते हुए चलिए, तैयार करते हुए चलिए। थैंक यू।